कृपया ध्यान हो अहमदाबाद दिल्ली में आपका स्वागत. ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವರೆ एक्सप्रेस दयावती स्टेशन नेताजी यार ये आईपीएल बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ याद दिलाती है. कहाँ आजकल के बच्चे जो है वो एवेंजर्स, डीसी, मार्वल, जस्टिस लीग में फंसे हुए रहते हैं. भाई असली महारथियों की जंग तो आज है. गुजरात और मुंबई आमने सामने, और जब महारथियों की जंग मैदान पर हो तो यहाँ पर भी महारथियों का होना बनता है लाजमी. हमारे फेवरेट विरूपा और लाल चश्मे से हर चीज को स्कैन करने वाले मनोज तिवारी जी, जो आजकल तीर चलाने के मूड में है. मैच 1 से ही फॉर्म में आगे बाजी है. ये बुलाया किस लिए? एग्जैक्टली. आउट ऑफ फॉर्म तो हार्दिक पांड्या है, ये तो फॉर्म में रहते हैं. अब आपने क्लू दे दिया है कि किसकी बातें पहले करनी है, तो हम बात बिल्कुल करेंगे. हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दे. हालांकि अर्ली डेज इन द टूर्नामेंट दोनों टीमें अपने पहले पॉइंट्स की तलाश में है. गुजरात टाइटंस एक बार के चैंपियंस, एक बार के रनर्स अप, और 5 बार के चैंपियंस मुंबई अपना पहला मुकाबला हार चुके हैं, वो भी चेन्नई से. लेकिन आज एक अलग चुनौती, क्योंकि मुंबई खेल रही है गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में. सर, सबसे पहले तो समझ नहीं आ रहा कि घर वापसी पहले हुई थी कि अब हो रही है. लड़का गुजराती, रहता मुंबई में है, कप्तान मुंबई का है, पहले गुजरात का था, शुरुआत मुंबई से हुई. ये बड़ी कंफ्यूजन है सर. नहीं, घर वापसी कह सकते हैं, क्योंकि पहली आईपीएल वो मुंबई के लिए खेले थे. हैं गुजराती, बड़ौदा के हैं. वापिस जब गुजरात गए थे तब कह रहे थे कि हाँ भाई घर वापसी हुई है, क्योंकि गुजरात आ गए हैं. बट वो ज्यादा देर टिके नहीं, क्योंकि घर में रहने की आदत है नहीं. क्योंकि बस्ता उठाकर वर्ल्ड टूर पे रहते हैं इंडियन टीम के साथ. तो वापसी आए मुंबई. तो मुंबई आए, जब से कप्तानी संभाली है उन्होंने, हालांकि ना उनकी फॉर्म अच्छी आई है, ना उनकी टीम ने कोई अच्छा प्रदर्शन किया. बट वो पुराना साल था, पिछला साल था, वो चला गया. ये नया साल है ये, और इस बार ही रिटेन भी किया है हार्दिक पांड्या को, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे और वर्ल्ड कप जीतेंगे. और अपने तो कुंफू पांडे हैं. कह रहे हैं सर, आपने वो नाम दिया था इनका कुंफू पांडा सबसे पहले टेलीविजन पर. अब जो कुंफू पांडा के फैन है उनको पता है कि उस फिल्म में भी कुछ ऐसे हालात थे कि पहले उनको किसी ने भाव नहीं दिया, लोग उनको खास समझते नहीं थे, लेकिन उस परसेप्शन के दलदल से लड़कर जूझ कर वापस आए, ऊपर आए, उभरे, और फिर दुनिया ने पहचाना कि भाई ये तो अलग है. नए नए खिलाड़ियों के साथ यही तो होता है. नए नए खिलाड़ियों को कोई इतना भाव देता नहीं जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करता. तो वो उन्होंने प्रूव किया अपने आप को कि नहीं, मैं वर्थ इट हूँ इस फॉर्मेट का. और ऐसा प्रूव किया कि आज देख लो, वो गुजरात के कप्तान थे, आज मुंबई के कप्तान है, एक समय में तो भारत के कप्तान भी रहे हैं. तो वो प्रूव करना जरूरी है. तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या ने वो अर्न किया है, मैं कहूँगा. एक कमाई है इज्जत. थोड़े से उनकी आंखों से आंसू भी निकले थे जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और वो आखिरी जो लम्हा था जहां पर उनकी गेंदबाजी का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा. लेकिन ऐसा है कि ना इंटरनेट कुछ भूलता है, ना क्रिकबज़ लाइव कुछ भूलता है. जो एक बार यहाँ पर बात कह दी गई वो अंकित हो गई, वो चिपक गई. और यहाँ पर हम कई बार रिवीजन भी करते हैं. तिवारी साहब जब तीर छोड़ते हैं तो अपना मार्क छोड़ते हैं. एग्जैक्टली 1 साल पहले हार्दिक पांड्या की जिंदगी काफी अलग थी, और उस दौरान उस समय तिवारी जी ने किस तरह के तीर चलाए थे. सर, रिवीजन करा दूं आपकी? करा दो, दिखा दिया जाए भाई. ये 3 बातें तिवारी जी ने कही थी, अपने तीर छोड़े थे हार्दिक पांड्या के बारे में. ये है वो 3 बातें. हार्दिक की फॉर्म खराब चल रही है, लय में वापस आने की जरूरत. 1, 2, हार्दिक को मेगा ऑक्शन में मुंबई द्वारा रिटेन नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने रिटेन किया, कप्तान रहे. नंबर 3, मुंबई के कप्तान होने का दबाव हार्दिक पर साफ दिख रहा है. देखिए तिवारी जी, जैसे जीवन मौका देती है, वैसे क्रिकबज़ लाइव का ये मंच आपको मौका दे रहा है कि आप अपनी उस राय पर टिप्पणी दें और ये बताएं कि वहां से यहां तक कितना सफर तय किया हार्दिक पांड्या ने. नहीं, देखो, ये मौका के लिए मैं ना पिछले साल से ही वेट कर रहा था, कब आऊंगा यहाँ पे अपना बयां करूंगा कि मैंने क्या क्या कहा था हार्दिक के लिए. देखिए, ये जो 3 पॉइंट आपने दिखाए ना, जो मेरे जुबान से निकली थी लास्ट ईयर, एक तो कुछ मैचों के बाद उनकी फॉर्म बहुत ही खराब चल रही थी. एकदम ही नहीं लग रहा था, बैट से और बॉल से संपर्क ही नहीं हो रहा था, और बॉलिंग में भी उस तरह से नहीं चल रही थी, और चेहरे पे वो दिख भी रहा था, जिसकी वजह से रिदम नहीं लग रहा था. और हार्दिक को हम लोग देखें, जब अच्छा खेलते हुए देखते हैं ना,
तो वो उससे बड़ा मैच विनर है नहीं, वन ऑफ द बिगर मैच विनर्स है, क्योंकि एसेट होते हैं तेज गेंदबाज जो बल्लेबाजी भी करते हैं। उसके साथ साथ जब सेकंड पॉइंट की बात की थी, मैंने उसको रिटेन नहीं करने की जो सलाह दी थी, इसलिए दी थी क्योंकि पिछले साल का कुछ विजुअल आया था, आप देखें कि जब वो कप्तान बने थे कुछ प्लेयर्स एक तरफ हो गए थे, एक ग्रुप सा दिख रहा था, जैसे सूर्या, जसप्रीत, रोहित, सब रोहित के तरफ ही था। जो माहौल बना हुआ था उसमें ये प्रतीत हो रहा था कि इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है उस माहौल में। लेकिन ये समय बदला, इसके वजह से मैंने कहा था कि इसे नहीं रिटेन करना ही बेहतर होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस का टिप्पणी मैंने भी की थी कि क्वालिफाई नहीं करेगी ये टीम पहले ही कुछ मैचों के बाद, क्योंकि ये सब दृश्य दिख रहा था। और आखिरी में क्या था वो पॉइंट आखिरी वाला के दिखाते थे भाई, क्योंकि हाँ, कप्तान होने का दबाव हार्दिक पर साफ और दबाव तो देखिए मुंबई इंडियंस की कप्तानी अब अगर आप करोगे तो दबाव दिखता है। और खासकर मुंबई इंडियंस ऐसी फ्रेंचाइजी है जो कभी भी एक्सेप्ट जल्दी नहीं करेगी कि उसकी टीम 10वें स्थान पे हो। पिछले साल 10वें स्थान पे था और वो प्रेशर दबाव दिख भी रहा था। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शुरुआती दौर पे हमें ये नहीं पता चल रहा था कि मनोवैज्ञानिक तौर पे वो व्यक्तिगत जो जीवन में उसके साथ जो चल रहा था ना, वो हमें नहीं पता था, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है रीड करने का। तो कहीं ना कहीं वो भी इसके खेल में इफेक्ट की थी, जिसके वजह से थोड़ा सा डाउन गया। बट जिस तरह से उभर के आए हैं, T20 चैंपियन हुए, चैंपियन के सदस्य रहे, और सिर्फ सदस्य नहीं, आखिरी ओवर उन्होंने किया, 2 क्रूशल्स आउट निकाले, क्लासन के और उसके बाद डेविड मिलर के। तो वहाँ से वो उनकी जो आत्मविश्वास है वो ऊपर गई, और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर का फॉर्मेट है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, बट व्यक्तिगत तौर पे एज अ खिलाड़ी, एज अ इंसान, वो बहुत उभर के आए हैं। देखिए, आज एक और बात, ये बात साफ हो गई कि क्रिकबज़ लाइव पर हमारा कोई एजेंडा नहीं होता, ना किसी को बढ़ चढ़कर फालतू तारीफ करना या किसी के खिलाफ कुछ करना। ये बात मनोज भाई ने कही थी, उसका खुलासा उन्होंने कर दिया, दूध का दूध, पानी का पानी। बट जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मुंबई पहुंचेगी नहीं, वो लाइन तो थी नहीं वहाँ। इसीलिए मैंने खुद से ऐड कर दी वहाँ। टॉप 4 में नहीं पहुंचेगी वो और कहीं भी नहीं आएगी, वो लाइन तो काट दी है। तो ये भी हेडलाइन के खिलाड़ी हैं। उसमें कोई मतलब, उसमें कोई सब्जेक्ट डिबेट नहीं था ना। नहीं हुए तो नहीं हुए, तो इनमें भी क्या डिबेट है? नहीं हुए तो उन्होंने रिटेन कर ली तो कर ली। हम जानना चाहते हैं कि मनोज भाई की ओपिनियन अभी भी सेम है कि बदल गई है। एग्जैक्टली। और आपने देखा कैसे आराम से इन्होंने विस्तार से खुलकर अपनी बात सामने रखी। सो हार्दिक, एज क्रिकेट फैंस वी विश यू ऑल द लक। लेकिन पाजी, जब अच्छी चीजें होती है तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट पॉजिटिव असर माइंडसेट पर होगा, मूड पर होगा, फॉर्म पर होगा। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से ऑब्वियसली मूड और माहौल चेंज हुआ होगा 100%। देखिए, हर खिलाड़ी का खराब समय आता है जब वो परफॉर्म नहीं करता है, चाहे वो कप्तान हो चाहे ऐसे प्लेयर हो। बट एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप उस पर भरोसा जताएं तो जब उसका अच्छा टाइम आएगा तो वो आपको ट्रॉफी जिता के देंगे, वो टीम। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि टीम इंपॉर्टेंट होती है और उसका जो लीडर होता है उसको रिस्पेक्ट मिलनी जरूरी होती है, जो कि हार्दिक पांड्या ने कमाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनको कप्तान ऐसे ही बना दिया है। तो उन्होंने पहले साल गुजरात को फाइनल जिताया है, दूसरे साल वो फाइनल आ रहे हैं, और तीसरे साल वो मुंबई के पास आए हैं। तो उन्होंने वो अर्न किया है कि भाई मैं आऊँगा, अगर मुझे लोगे तो मैं कप्तान बनूंगा। और कप्तान बन के ठीक है, वो सीज़न खराब गया, वो सीज़न गुजरात का भी तो खराब गया। तीसरे साल गुजरात भी कहीं नहीं थी। तो इस साल शायद नया साल है, नया सीजन है, तो हो सकता है जो फॉर्म में वर्ल्ड कप में थे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने लास्ट ओवर डाल के T20 वर्ल्ड कप जिताया हमें, या भी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में रन बनाए हैं, तो एटलीस्ट फॉर्म तो अच्छा है, मेंटली स्टेबल हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे इस IPL को कि यार मुझे अब वो बैन था वो भी हट गया एक मैच का, तो अब वो खुद को सोच रहे होंगे यार अब मुझे मौका मिला है दोबारा, एक और साल है मेरे पास अच्छा करने का एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन, और उम्मीद करते हैं इस बार वो अच्छा करके ही जाएंगे। बिल्कुल भाई, पिछले साल थोड़ी सी नहीं बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी MI मैनेजमेंट की भी कि भाई रोहित को क्यों हटाया, हार्दिक को क्यों बनाया, लेकिन क्रेडिट उनको देना जरूरी मनोज भाई कि इस ग्रुप को उन्होंने इकट्ठा रखा। क्योंकि सूर्या भी है, बुमराह भी है, रोहित भी है, हार्दिक ऑफ कोर्स है, तो वो थोड़ी सी क्रेडिट उनको देना वहां पर जरूर। देखिए, जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है ना, वहाँ पे आप क्रेडिट दो, खुल के दो। और आपने सही कहा कि मैनेजमेंट को क्रेडिट देना है कि इन 4 प्लेयर को जिस तरह से रिटेन किए। आसान नहीं होता है, क्योंकि सूर्या भी कप्तान पहले कर चुके थे, उसके बाद हार्दिक को कप्तान बनाया था मुंबई इंडियंस के लिए। कप्तानी सूर्या इंडियन टीम का कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब आप इंडियन टीम के लिए करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर रोहित नहीं है तो सूर्या बने कप्तान, तो व्यक्तिगत तौर पे वो दिमाग में चलता ही है।
तो इसको भी रिटेन करना प्लस तिलक वर्मा जैसा प्लेयर है जो एक साइड हो गए थे, तो कहीं ना कहीं बिखरने से पहले ही इन लोगों ने उसको इकट्ठा करके एक जगह रख लिए। और मुंबई ने इंडियन मैनेजमेंट को और ओनर्स को मना करने का ना वो जो साहस है ना प्लेयर्स में, मेरे ख्याल से किसी में होंगे नहीं। वो सिर्फ एक बार ही बोलेंगे भाई खेल ले, नहीं तो खेल ले बस। तो बड़ा प्यार से भाई प्यार और दुलार से सबको एक साथ रखा है एमआई फैमिली ने, उसको क्रेडिट उनको देना जरूरी। मुंबई ने टॉस जीता है, हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ड्यू एक फैक्टर जरूर है। अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, शाम को ड्यू रहती है। 2 बदलाव, एक तो एक्सपेक्टेड था, हार्दिक पांड्या अंदर, रॉबिन मिन्स बाहर, और एक फॉरेन प्लेयर में बदलाव पाजी, विल जैक्स बाहर, मुजीबुर रहमान अंदर, क्योंकि हार्दिक पांड्या की बैटिंग एबिलिटी शायद वो कवर अप कर ली थी विल जैक्स की एब्सेंस। हाँ बिल्कुल, देखिए हार्दिक पांड्या आएंगे तो कोई एक बैट्समैन बाहर जाएगा, चाहे तो इंडियन जाए चाहे वो फॉरेन बैट्समैन जाए। तो जब वो उन्होंने फॉरेन बैट्समैन गया है तो उसकी जगह एक मुजीब को लिया है, और जो इंडियन गया है उसकी जगह कौन आया है? रॉबिन मिन्स के बदले हार्दिक आया। हाँ, वो हार्दिक पांड्या है। तो बैट्समैन हार्दिक पांड्या है जो शायद संभाल लेंगे जो काम विल जैक्स का। बट इस ग्राउंड पे विल जैक्स ने 100 बनाया है बैंगलोर के लिए खेलते हुए। तो कईयों को होता है कि यार ये ग्राउंड मेरे लिए, जैसे रोहित शर्मा के लिए ना ईडन गार्डन बहुत वो है, हाँ। किसी के लिए वानखेड़े बहुत है, किसी के लिए फिरोजशाह कोटला अच्छा है, किसी के लिए कोई नागपुर का ग्राउंड अच्छा है। तो वैसे ही विल जैक्स के लिए शायद मुझे लगता था कि उसको यहाँ खिला सकते थे, क्योंकि उनके पास अब भी पिछले साल की तो बात है कि मतलब उन्होंने शतक बनाया था उसमें प्लेऑफ में जी, और वहाँ से अपना नाम कमाया था, तो खिला सकते थे। बट फिर भी वो उनकी अड़ीक है मुंबई इंडियन की वो क्या प्लेइंग इलेवन कहती है। बट मेरे हिसाब से सही है। बट जो पिछले मैच के स्टार थे वो नजर नहीं आ रहे। विघ्नेश पुथुर एमआई की बॉलिंग 11 में नहीं है, थोड़ी सी सरप्राइजिंग है मेरे लिए। मैंने तो कल ये भी कहा था कि वॉच आउट टू प्लेयर आई है, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य हुआ मैं। लेकिन सतह के वजह से मेरे ख्याल से ये बदलाव हुए हैं। लेकिन पाजी एकदम सही कह रहे हैं कि अगर एक खिलाड़ी पिछले साल शतक बनाता है जिस ग्राउंड में, जिस तरह की भी सतह हो, वहाँ पे तो आप साइकोलॉजिकल एज लेना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये कहीं ना कहीं एक हल्की सी चूक हो सकती है। देखिए ये बदलाव के बाद भी मुंबई इंडियंस जीत सकती है, लेकिन वो निर्णय होती है ना प्लेइंग 11 में, आप पिच रीड करके क्या करना नहीं करना, ये सब निर्णय अंत में जाके वो रिजल्ट का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। सरप्राइज के विघ्नेश पुथुर जो है वो एमआई की इम्पैक्ट सब्स के 5 नामों में भी नहीं है, जिसका मतलब है कि शायद या कोई निगल या तो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं ना, पहले गेंदबाजी कर रहे तो वो तो इम्पैक्ट में तो रख के भी क्या करें, तो 2 अलग अलग लिस्ट होंगे इम्पैक्ट सब्स। मैं तभी कह रहा हूँ ना, अगर प्लेइंग 11 में नहीं है तो पहले फील्डिंग की प्लेइंग 11 है, तो बाद में तो बल्लेबाजी लेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन है सर, ये इम्पैक्ट सबको हिला देता है। खैर गुजरात की 11 में क्या कोई बदलाव है, पता कर लेते हैं भाई। कोई बदलाव नहीं है। जो टीम पिछले मुकाबले में काफी करीब आई थी, सिर्फ 11 रन से आ रही थी 240 प्लस कंसीड करने के बाद, वही ये टीम, और उम्मीद है कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई चेंजेस गुजरात के इस लाइनअप में? हम लोग नहीं करते, एक पे चर्चा कर रहे थे, हमने सोच रहे थे कि शायद ग्लेन फिलिप्स आ सकते हैं, बट क्योंकि पहला मैच है, रदरफोर्ड ने अच्छी बल्लेबाजी की है, तो उनको कम से कम 4 मैच मुकाबले तो मिलने चाहिए ना अपने आप को और प्रूव करने के लिए। और हालांकि उन्होंने पिछले मुकाबले में अच्छी बैटिंग की, तो वही एक सोच रहे थे जब ये टीम हारेगी, आउट ऑफ फॉर्म हो गए खिलाड़ी, तब चेंजेस नजर आएंगे। भाई टॉस पर शुभमन गिल ने कहा कि हमें लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन पसंद है, और जॉस बटलर का नंबर 3 पर खेलना इस बात से ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है। जॉस बटलर एट 3 ओके फॉर यू? नहीं, मेरे ख्याल से जिस खिलाड़ी की सफलताएं जो एक स्लॉट में हुई होती है, 7 सेंचुरियां बना के वो बैठे हुए आईपीएल में, और जहाँ पे वो उनका वो पसंदीदा स्थान है, जहाँ पे वो शुरुआती में अगर संपर्क होता है ना मिडिल ऑफ द बैट से, तो वो फिर टेक ऑफ करता है वहाँ से। और ये जब एक बार टेक ऑफ करता है ना, तो उसके बाद वो पीछे देखते नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मैच विनिंग इनिंग्स खेली है उन्होंने। तो मेरे ख्याल से जिस खिलाड़ी का जो जगह है ना, उसको वहीं देना चाहिए। बाकी को आप एडजस्ट कर लो, समझ में आता है, लेकिन इस तरह के खिलाड़ी को 3 में जाके अब यही अपेक्षा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, प्रूवन है, तो ये ज्यादा एडजस्ट कर लेंगे बाकी प्लेयरों से, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। 2022 में इनका फॉर्म कुछ अलग ही लेवल पर था, जब गुलाबी फॉर्म उनका था, पोशाक भी गुलाबी थी। देखें आप 2022 में 863 रन, ऑलमोस्ट विराट कोहली का रिकॉर्ड खतरे में था उस साल। लगभग 150 की स्ट्राइक रेट, 57 का औसत, लेकिन पिछले 2 सालों में कुल मिलाकर 751। इस समय जिस जोन में है वो, इंग्लैंड के कप्तान अब वो नहीं है, मेंटली जिस जोन में होंगे, लगता है कि थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज्ड है, या नंबर 3 ठीक है?
नहीं ठीक है, मतलब वो तो वहाँ देखिए जिस उस टीम के वो कप्तान थे राजस्थान के, और वहाँ ओपनिंग करते थे, नहीं माफ, संजू सैमसन कप्तान थे, तो वहाँ ओपनर के तौर पर उनको लिया गया था, तो ओपनर का रोल अदा करते थे जायसवाल के साथ, वहाँ राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन था। इस टीम में शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपन किए पिछले सालों, उनकी जोड़ी बढ़िया रही है, दोनों ने रन बनाए हैं, तो वो जोड़ी को क्यों तोड़े जब कुछ खराब ही नहीं हुआ। और एक बात, अगर इंटरनेशनल खिलाड़ी है तो वो ओपनिंग करे 3 नंबर के लिए, इंग्लैंड के लिए तो 6 नंबर खेलते हैं, तो T20 ओडीआई क्रिकेट में 6 नंबर खेलते हैं, और T20 में भी शायद 3 या 4 पे ही खेलते हैं, वहाँ पे 3 नंबर है। 3 नंबर, तो मेरे ख्याल से वो ठीक है उनके लिए, मतलब एक कॉम्बिनेशन है, तो कि जो शुभमन गिल और साई सुदर्शन का वो कॉम्बिनेशन टूटेगा, तो अगर बटलर आउट हो गए जल्दी और वो कॉम्बिनेशन भी तोड़ दिया और वो ओपनिंग साझेदारी भी नहीं हुई, तो फिर टीम का मोमेंटम चला जाता है, तो शायद मेरे ख्याल से मोमेंटम को रखने के लिए ओपनिंग इनको 3 नंबर खिला रहे हैं। लेकिन मनोज भाई, आप टॉप ऑर्डर खेल चुके हैं, इतना फर्क पड़ता है ओपनिंग या 3 तो ठीक ही फर्क तो पड़ता है। देखिए एक प्लेयर को आप ओपन करना भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं, और जिसको भेज रहे हैं, दोनों को अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे ना, किसके खेल में ज़्यादा क्षमता है गेम को ऑपोजिशन से स्ट्राइक करके निकाल के ले जाने का। सुदर्शन थोड़ा सा समय लेते हैं, हालांकि वो कंसिस्टेंट रन बना रहे हैं, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, लेकिन अगर वही चीज़ जॉश बटलर को आप दिया जाए, जॉश बटलर की स्ट्राइक रेट में जो फ़र्क दिखेगा वो सुदर्शन के बल्लेबाजी में नहीं देखेगा। हालांकि दोनों की जो साझेदारी चल रही है गिल और सुदर्शन की लास्ट 1-2 साल से, उसको तोड़ना नहीं चाहते, जो पाजी बार बार कह रहे हैं, लेकिन गिवन अ चॉइस मेरे को अगर दिया जाए तो मैं ऐसे खिलाड़ी को रखूँगा। अगर जॉश बटलर है मेरे टीम में जो 170-80 के स्ट्राइक से खेलते हैं, तो उसको ही मैं भेजूँगा, चाहे उसके अलावा मुझे टीम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो मैं उसी के साथ। भाई ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस के मैनेजमेंट ने थोड़ा सा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखी है। 8.5 करोड़ की कीमत पर साई सुदर्शन का इस टीम के साथ बने रहना, विरूपा शायद इस बात का सबूत के ईयर मार्क्ड फॉर द फ्यूचर के इसे हम एज एन ओपनर देखते हैं फॉर द लॉन्ग रन। क्या ये सोच? देखिए उन्होंने रन भी तो बनाए ना पिछले सीजन उनका अच्छा सीजन गया, और अच्छा सीजन जाने का फायदा क्या मिला उन्हें, फिर ये आंकड़े देख लीजिए, फास्टेस्ट 2000 रन्स इंडियन बल्लेबाजों में। तो उनको भी नजर आता ना कि फ्यूचर आने वाले टाइम में भारत के लिए भी खेलेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में अगले 5 साल 7 साल बाद भारत के कप्तान भी नजर आए, ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना साई सुदर्शन की। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो कम है, क्योंकि हमने देखा है इस बार ऑक्शन में इंडियन बल्लेबाजों को बहुत पैसे मिले, तो हो सकता है ये ऑक्शन में जाते तो इन्हें 8 की जगह 10-12 करोड़ मिलते, बट वो खुश हैं अगर उन्हें उतने पैसे मिले हैं। अब सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको पैसे जितने मर्जी मिल जाए, परफॉर्मेंस नहीं खरीद सकते। तो पैसे तो कम ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन परफॉर्मेंस अगर वो वैसी पिछले साल वाली देंगे तो उनका और नाम होगा, और लोग उनको चाहेंगे कि यार साई सुदर्शन खेले, भारत के लिए भी खेले, इंडिया ए के दौरे पे गए हैं, अभी अगले साल बहुत सारी क्रिकेट भी है, तो शायद अगर यहाँ परफॉर्म करते तो इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। कई ऐसे खिलाड़ी मनोज भाई जिनको या तो मौका नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो उनकी प्रिफर्ड पोजीशन में नहीं मिल रहा है। इधर पड़ीकल एक एग्जांपल है, थोड़े से खोए नजर आ रहे हैं एक अच्छी शुरुआत के बाद। यहाँ पर इनको शायद कहा गया होगा कि भाई आपका रोल ओपनिंग है, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जीटी के साथ बने रहना प्लस है इनके लिए। और देखिए घरेलू क्रिकेट में भी ये ओपन ही करते हैं जी साई सुदर्शन, और जिस तरह से इन्होंने अपना प्रभाव, अपना इम्पैक्ट दिया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ से इनको चुन के लेके जब आया गया है, और इनमें बहुत प्रतिभा है, क्योंकि मैं बहुत कम प्लेयर को ऐसे देखा हूँ। मैं लास्ट ईयर ही रिटायरमेंट लिया हूँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, तो मैं इनका गेम सामने से भी देखा हूँ। बहुत ऐसे कम खिलाड़ी हैं जो तेज गेंदबाज को ना बैकफुट में ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट शॉट्स मार के चौका मारते हैं और एफर्टलेसली मारते हैं, और इनका जो खेलने का तरीका है, तकनीक बहुत अच्छा है। ये ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर है, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल के भी ये बड़े बड़े रन बनाता है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। भाई इनके आंकड़े अलग अलग फॉर्मेट्स में गजब के हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 55, लिस्ट ए में 95, ओडीआईज में 89, T20s में 132, ये अक्रॉस फॉर्मेट्स इनकी ये स्ट्राइक रेट है। 23 साल के हैं, क्या देखा है आपने इनके खेल में, और इनकी जो स्किल्स है रेंज ऑफ स्ट्रोक्स में कुछ खास नजर आया, या फिर अब भी वर्क इन प्रोग्रेस थोड़ा सा और? देखिए वो लप्पेबाजी नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि T20 क्रिकेट में भी वो
नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट खेल के रन बनाते हैं, तो वो बड़ा मजेदार है कि आप नई बॉल जब खेलते हैं ना उसका फायदा क्या होता है, तो सर्कल में आप बैटिंग करते हो ठीक है वो फायदा है, लेकिन उसमें भी आप टाइम करते हो, आपने फ्लिक मारा, आपने बैकफुट पंच मारा, कट मारा, ड्राइव्स मारे, कभी जरूरत पड़ी तो पुल और सामने लॉन्ग ऑन के ऊपर मिड ऑन के ऊपर से आपने ऊंचा मारा, लेकिन बाकी टाइम वो क्रिकेटिंग शॉट खेलते वो आपको उल्टे सीधे शॉट खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, जो कि वो उनको खास बनाता है। ये दर्शाता है कि भाई आप क्रिकेटिंग शॉट खेल के भी जल्दी रन बना सकते हैं। आज इस पिच पर जिसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है, हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि भाई नो क्लू हाउ इट विल प्ले, ब्लैक सॉइल रेड सॉइल की भी कुछ बात हुई, और इस पिच पर इस तरह के बॉलिंग लाइनअप के सामने जो जनरली सबको लग रहा है कि एमआई सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है, ऑल बेसिस कवर, ट्रेंट बोल्ट है, मुजीब अंदर आए हैं इस बार, दीपक चाहर स्विंग करते हैं, मिचेल सैंडलर एक अच्छे गेंदबाज भी, ओवरऑल शायद ये साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों के लिए, शुभमन के लिए भी, ओवरऑल जीटी के लिए टफर चैलेंज टू बैट अगेंस्ट एज कंपेयर टू पंजाब। हो सकता है, देखिए दोनों कप्तान श्योर नहीं है कि किस तरह के पीछे, और खासकर हार्दिक पांड्या जो यहाँ पे 2 साल गुजार के गए हैं, ताकि गए, उनको अगर नहीं पता चल रहा है किस तरह की सतह होने वाली है, तो समझ में आ रहा है कि डबल पेस्ट होने वाली है पिच, जिसकी वजह से ये शायद बदलाव भी देखने को मिली है। और अब जो बल्लेबाज अपने तकनीक का बेहतर उपयोग करते हैं, जिनका टेम्परामेंट अच्छा है, वो इस तरह की सतह में बेहतर चांसेस रहता है अच्छा करने का। तो ऑब्वियसली आज बैट्समैनशिप की एक चीज़ है जो देखने को मिलेगी कि किसकी बैट्समैनशिप अच्छी है। ये आईपीएल ही है जहां पर जो लोग इंडिया रेगुलरली नहीं खेलते हैं उनको मौका मिलता है दुनिया के सबसे कमाल के गेंदबाजों के सामने अपने जौहर दिखाने का। फर्स्ट ओवर स्पेशलिस्ट, पावर प्ले स्पेशलिस्ट ट्रेंट बोल्ट, लगभग 59 या 60 विकेट इनके पास पावर प्ले में आईपीएल के इतिहास में, तो अलग तरह का मौका, अलग चैलेंज साई सुदर्शन, शुभमन दोनों के लिए जरूर है चैलेंज, लेकिन देखिए शुभमन गिल की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि वो अंदर आती हुई गेंद पे आउट होते हैं। साई सुदर्शन लेफ्टी है तो उनको बाहर जाती हुई गेंद पे दिक्कत नहीं होती। तो ट्रेंट बोल्ट जरूर है, मुंबई से खेले, फिर मुंबई छोड़ के उनको नहीं लिया, फिर वो राजस्थान गए, राजस्थान में बहुत बढ़िया उनका रिकॉर्ड रहा है कि पहले ओवर में आउट करते थे, लेकिन अभी एक मैच हो गया, एक भी आउट नहीं किया पावर प्ले में, और आज दूसरा दिन है, आज भी नहीं होगा क्योंकि उम्र भी हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। तो क्या वो उतना इम्पैक्ट ला पाएंगे या नहीं, क्योंकि 1 साल का गैप ना बल्लेबाज के लिए कम होता है लेकिन गेंदबाज के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस 1 साल के बीच में अगर वो कम क्रिकेट खेलता है और उसकी बॉडी में निकल्स आते हैं तो फिर दिक्कतें आती है। बट नो डाउट ट्रेंट बोल्ट, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि वो अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन वो जो नई बॉल पे आउट करते हैं ना, तो उनको भी थोड़ी सी कंडीशन चाहिए बॉल स्विंग होने के लिए, तब वो इफेक्टिव होते हैं। तो आज उम्मीद करते हैं कि वो कंडीशन ना हो, मैच में मजा आए देखने में, क्योंकि अगर जल्दी आउट होंगे तो मैच में कल क्या मजा आया। करेक्ट है ना, तो मजा जब भी आएगा जब कांटे का मुकाबला। और ये दो टीमों की राइवलरी धीरे धीरे बढ़ रही है पिछले साल से। जब से हार्दिक पांड्या उधर गए हैं ना, तब से ये राइवलरी बढ़ रही है, और मजा तभी आएगा राइवलरी में जब आप कांटे के मुकाबले। और ट्रेंट बोल्ट अच्छी गेंदबाजी जरूर करें, बट वो 2-3 आउट ना करें। खिचड़ी पक तो रही है। वीरूबा ने बिल्कुल सही कहा है कि एक तो गुजराती ओनर्स लेकिन मुंबई के हैं, कप्तान लेफ्ट राइट बहुत बार हुआ है, और इंटरेस्टिंग होगा जीटी वर्सेस एमआई आने वाले कल की कुछ वर्षों की एक जबरदस्त राइवलरी बन के उभरेगी। लेकिन पाजी आप हैं तो लगे पूछ ही लेता हूँ जी कि ऐसा कोई बॉलर मलिंगा के अलावा जिसके सामने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए आपको लगा कि यार थोड़ा फंस सकता हूँ, चैलेंजिंग है? नहीं थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, मुझे भी काफ़ी तंग करते थे। ब्रैक्टन थे, एक चमिंडा वास थे, मिचेल जॉनसन थे। तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जब अंदर लाते थे तो मेरे भी बैट पे लगती थी, डंडे पे लगती थी, आउट होती थी। कोशिश ये करते थे कि भी जब मुझे मालूम है सामने लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है तो स्ट्राइक पे नहीं आना। तो डेविड वार्नर को आगे कर देते थे, या और दूसरे मेरे पार्टनर जो होते थे उनको आगे, उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दे देते थे, 1 ओवर देख ले उसके बाद मैं देख लूंगा। अगर उसने 1 ओवर में स्ट्राइक मेरे पास नहीं आनी थी तो, क्योंकि वो तीसरा ओवर डालने आएगा तब तक तो बॉल स्विंग होएगी नहीं, फिर तब आड़े हाथ ले लेते थे। जनरली टेक्निकली चेंजेस करने पड़ते हैं, बिल्कुल। अगर आप मिडिल लेग पे खड़े होते हैं और मिडिल लेग से पैर थोड़ा भी अक्रॉस आता है तो चांस है कि आपके पैड पे लगने का। बट मैं क्या करता था, लेफ्टी आता था, लेग स्टंप के बाहर खड़ा होकर ना लेग स्टंप टू लेग स्टंप मूव करता था, अक्रॉस नहीं जाता था। तो उसमें मेरे को फायदा ये मिला कि जो बॉल बाहर ऑफ स्टंप के वहां से अंदर आती थी, फिर वो लेग स्टंप पे पैर के और बैट उसकी लाइन में आया और बैट पे बॉल लगती थी। थोड़ा लेट रियलाइज हुआ
अर्ली स्टेज में तो बहुत बारी चमिंडा वास ने तो पहली बॉल पे बहुत बारी आउट किया है। ब्रैकन ने आउट किया पहले ओवर में, मिचेल जॉनसन ने आउट किया, लेकिन लेटर ऑन रियलाइज करके फिर मैं लेग स्टंप टू लेग स्टंप मूव करता था, फिर मैंने बहुत तंग किया उन्हें। ये बहुत अच्छा सवाल था और मेरे ख्याल से जितने भी उभरते हुए खिलाड़ी हैं जिसको दिक्कत होती है, अधिकतर बल्लेबाज को दिक्कत होती है जिनकी बॉल आती है अंदर, तो पाजी ने जो बताया एडजस्टमेंट के बारे में ना, ये बहुत बड़ी एक इनवैल्यूएबल पॉइंट है जो बच्चे अगर देख रहे हो तो सीख सकते हैं। ये विराट कोहली को देख लीजिए ना, विराट कोहली भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पे क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही खड़े, उनका जो ये आगे वाला पैर है वो बिल्कुल खुला है, ऐसा लगता है कि ओपन चेस्ट है, बट ओपन चेस्ट नहीं, उन्होंने पैर पीछे किया हुआ और ये पैर जब उनका गिरता भी अक्रॉस तो लेग स्टंप ही कवर करता है ताकि वो बॉल पैड पे भी लगे तो मिसिंग लेग स्टंप हो। तो ये एडजस्टमेंट सबको करनी पड़ती है, बट ये होगी अपने कैरियर में जल्दी कर ले तो बढ़िया है, तो उतने डिसमिसल भी ना हो लेफ्ट आर्म फास्ट, क्योंकि हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जब आप नेट करते हो ना तो आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कम मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो ज्यादातर राइट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं, तो इसलिए पैर अक्रॉस जाता ही है। इंटरेस्टिंग। सैटरडे इवनिंग को वैसे ट्यूशन होते नहीं है, लेकिन आज मास्टर क्लास मिली आपको द वन एंड ओनली वीरेंद्र सहवाग से। यंग प्लेयर्स, लड़के लड़कियां, इस क्लिप को बार बार देखो, मजा ले किसी लेफ्ट आर्म पेसर की आपको आउट करने की। मनोज भाई, आपको भी ऐसी तकलीफ होती थी और सोल्यूशन ढूंढते थे लोग, मतलब जो आउटसाइड ऑफ कोचिंग मैनुअल सॉल्यूशंस ऐसे खिलाड़ी ढूंढ लेते हैं जो बड़े कद के होते हैं। देखिए पाजी ने जो कहा ना कि जब आप नेट प्रैक्टिस करते हो ना तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बहुत कम मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए, और अगर मिलते भी हैं तो बहुत कम प्लेयर हैं जो बॉल को स्विंग करा के दाएं हाथ के बल्लेबाज के अंदर लाते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है तो फिर जाके आपको मैच में अचानक से मिलता है ना तो दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये पैर क्रॉस गिरती है, क्योंकि हमारा जो सर है ना शरीर का सबसे हेवीएस्ट पार्ट है और ज़्यादा देर आप एक जगह खड़ा नहीं रह सकते, क्योंकि आपका जो सर है ना हल्का सा टिल्ट होता ही है इस तरफ जब आप बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट करते हो, जिसके वजह से सर जिस तरफ जाती है बॉडी वेट उसी तरफ जाती है। एक बार आप वो गलती कर दिए बाएं हाथ के गेंदबाज के समय या इन स्विंगर के टाइम पे कि आपकी सर यहाँ चली गई, स्टिल नहीं है, तो आप फंस गए। तब आप मैनेजिंग वाला शॉट करते हो, तब आप मैनेज करने को देखते हो, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो वो शॉट। सो टेक्निकल फ्लॉज की वजह से ये दिक्कतें होती है जो अधिकतर बल्लेबाज फंस जाते हैं उस चक्कर में। जो स्टिल रहते हैं जब तक बॉल रिलीज नहीं हो रही वही सफलता प्राप्त करते हैं इस तरह के डिलीवरीज में। भाई बैटिंग हो या जिंदगी, अगर सर सही जगह है तो सब कुछ सही जगह पर है। फोकस बनाए रखो। और सर से चलते हैं सरफेन, नहीं शरफेन रदरफोर्ड, बहुत बुरा जोक लेकिन अच्छे खिलाड़ी, जो लग रहा था कि शायद पिछले उस मुकाबले के बाद रिप्लेस हो जाए ग्लेन फिलिप्स से जो चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल करके आए हैं, लेकिन नहीं भाई। जीटी ने, आशुपा ने, पार्थिव भाई ने, कप्तान शुभमन गिल ने सोचा कि नहीं भाई शरफेन रदरफोर्ड ने अच्छा खेला, लेकिन जो एक मसला उनका हुआ था विरूपा विजय कुमार वैश्य के खिलाफ ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, बड़े बड़े खिलाड़ियों को उस गेंद ने तंग किया है, उसका कोई क्विक फिक्स, कोई सोल्यूशन है? कर लिया होगा उन्होंने, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा तो वो ऑफ स्टंप के बाहर चलने लगे थे, वहां पर फुल टॉस बना ली थी, बट तब तक लेट हो गए। मेरे ख्याल से इस मुकाबले में अगर ऐसा कोई करेगा तो वो पहले ऑफ स्टंप के बाहर खड़े होंगे और फिर उनकी रीच में बॉल होगी, रीच में होगी तो अब ये भी कोचेज ने बोला होगा उनको या कप्तान ने कि भाई अगर चौका छक्का नहीं लग रहा, कम से कम बॉल बैट पे तो लगा, एक रन ले, क्या पता दूसरा मार दे। तो वो गलतियां होती हैं बल्लेबाजों से, उन गलतियों को सुधारते हैं, तो इस मैच में शायद वो सुधारते हुए नजर आएंगे। और हल्की सी लेंथ अगर आगे पीछे हुई तो फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का भी मारा था उन्होंने उस आखिरी ओवर में। नहीं हाँ देखिए, ये एक मतलब देखना ये है कि कितने बॉल का संपर्क वो कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल, वो एक वीकनेस कह सकते हैं एरिया जहाँ पे वो अपने आप को सुधार के अगर इस मैच में लाए। राहुल तेवतिया जब गए बल्लेबाजी करने के लिए तो उन दोनों ने कॉन्वर्सेशन की, राहुल की सजेशन दी कि आप अंदर चले जाओ और कोशिश करो मारने की, तो 2-3 कनेक्ट हुई थी। लेकिन जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना कि इसको दोबारा ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं, हाँ पहले मैच से अगर आप ग्लेन फिलिप्स को लाते तो आपको सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, बॉलिंग और आपको फील्डिंग में भी 10-15 रन बचाते हुए दिखते। हालांकि ये अभी परफॉर्मेंस कर चुके हैं तो मजबूरन इनको खिलाना पड़ेगा, लेकिन इस एरिया में अगर नहीं सुधार के आए तो हर तेज गेंदबाज, हर टीम अब इसको ऑफ स्टंप के बाहर ही डालेंगे जब भी ये बल्लेबाजी करने आएंगे। दिलचस्प कौन है भाई इम्पैक्ट सब्स में, ये भी देख लेते हैं फटाफट। विघ्नेश पुथुर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन जब मुंबई सेकंड बैटिंग करेंगे तो रॉबिन मिन्स मोस्टली, बिल्कुल ओके आपके लिए रॉबिन मिन्स को ये लोग हाईली रेट करते हैं और मेरे ख्याल से वही आएंगे। ऑलराइट। और जब गुजरात डिफेंड करेगी अपना टोटल तो गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर या ईशांत शर्मा, दो में से एक टॉस कर ले, जो जीत गया वो आ जाए। हाँ
क्योंकि बैटिंग है 20 ओवर है, पहले तो देख लेंगे कि विकेट में फास्ट बॉलिंग के लिए कुछ है कि स्पिन के लिए कुछ है, फिर उसके बाद डिसाइड कर ले कि वॉशिंगटन सुंदर है कि ईशांत शर्मा है। ऑलराइट, गुजरात वर्सेस मुंबई मुकाबला होने जा रहा है अहमदाबाद में। टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने, गेंदबाजी पहले करेंगे, लेकिन जल्दी से हु स्टार्ट्स फेवरेट्स फॉर यू? बड़ा मुश्किल है चुनना, नहीं? मुंबई। मुंबई, ओके। मुंबई फेवरेट्स मेरे लिए भी मुंबई है। मुश्किल मेरे लिए था, यहाँ तो जवाब आधे सेकंड में आ गया। तू तो गुजराती है। न, मेरा भी सर असमंजस है। अच्छा। हूँ मैं गुजराती, जन्मा मुंबई में, बड़ा मुंबई में हुआ। काम की शुरुआत दिल्ली में की। काम की शुरुआत दिल्ली में की। काम कर रहा हूँ मैं बंगालियों के साथ। इधर भी बंगाली, प्रोड्यूसर भी बंगाली। जहाँ से रोजी रोटी चल रही है ना, वो उसी को ही सपोर्ट करो आप। मुंबई से चल रही है ना आपकी, तो मुंबई टीम को ही सपोर्ट। वैसे एक और तीर मारा है। मार तो दिया। एक प्रोड्यूसर वैसे बैंगलोर से भी है, तो आज छुट्टी बना रहा है। कल जीत गए तो बड़ा वो है मुंबई से। हाँ, वो मुंबई से फॉलो बैंगलोर को करता है। वो मैंगलोर से एक्चुअली रहता है। बड़ा कंफ्यूजन है यार, यही तो आईपीएल वाली स्वादिष्ट खिचड़ी है। कंफ्यूजन, थोड़ा सा गैसिंग गेम में हमारा रहता है सर, लेकिन उपाय तो जीत के ही होगा। तो पहला तीर आप चलाएं। 192। हे भगवान, बिग कॉल सर, बिग कॉल। बस नेचर थोड़ा डबल पेस्ड है। इसका मतलब निक नाइट और माइकल क्लार्क का इनको एक पैसे का भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा 170 180 वाली पिच चाहिए, वो वाली नहीं है 200 प्लस। यार मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, खासकर पिच की रेटिंग के ऊपर। बट यार उनको क्या पता। Exactly. वो लोग हो रहे हैं इंडिया में आके, वो पिच रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ। उन्हें क्या पता। वो कह रहे हैं यार ये तो कुछ अजीब सी लग रही है, विकेट रफ सी या पता नहीं काली मिट्टी क्या है, लेकिन एक्चुअली काली मिट्टी सबसे हार्ड होती है, बॉल बैट पे आती है, तो उसमें कुछ नहीं है। तो मैं भी सहमत हूँ 210। आज मैंने सीखा है, डोंट टेक देम सीरियसली। अपने मन की सुनो, बाकी जाए दुनिया मूंगफली खाने। तू आ सकता है उनके पे 180 रुपए के। नहीं, मैं क्यों सुनूं? पिछले साल तो आप सुन के ही कर रहे थे। हाँ, इसलिए तो मेरी हालत कर। मैं सुनूंगा अपने हिंदुस्तानी बड़ों की। तो 210 192 मैं दोनों के बीच सेफ 202 चिपका दो। आप लोग भी छोड़ो कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियंस और अपनी प्रेडिक्शंस, और देख लो भाई 1.5 घंटा जहाँ देखना हो। उसके बाद तो आपको यहीं आना है क्रिक बज़ लाइव पर। मिलते हैं, बाय बाय। कृपया ध्यान रखो। अहमदाबाद दिल्ली में आपका स्वागत।